मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आज हम लेके आए हैं एक नया यूट्यूब चैनल साइंस राइजर्स। और लेके क्या आए हैं ये बता देता हूं आपको। यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है स्पेशली फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। नीट जेई आईआईटी लेवल तक की वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अभी चले हैं, धीरे धीरे हम सिस्टम हमारा सेटअप हो रहा है। जैसे ही कंप्लीटली सेटअप हो जाएगा आपको सब कुछ मिलेगा। एक वीक में 5 डे क्लासेस रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जितना भी मंडे टू फ्राइडे आपका सिलेबस कवर होगा उतना ही आपको क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सैटरडे को आप खुद सोल्व करोगे। संडे को कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट में रख सकते हो या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी रख सकते हो। आपको ये सारा मटेरियल टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अदरवाइज चैनल के अबाउट में भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, इतना श्योरिटी मैं आपको देता हूं कि कंप्लीट आपको सिलेबस मिलेगा, वो भी नीट, सीबीएसई, जेई, आईआईटी लेवल तक का। धीरे धीरे स्टेप बढ़ाएंगे। पहले हम जो चल रहे हैं वो सीबीएसई, नीट और स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जेई के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जैसे हमारा थोड़ा सा सिलेबस कवर अप हो जाएगा फिर हम एक और सीरीज लेके आएंगे। उस सीरीज को हम बोलेंगे वो जो हमारी न्यू सीरीज होगी, वो न्यू सीरीज जो रिलेटेड होगी वो स्पेशली फॉर आईआईटी के लिए, एडवांस के लिए, मेंस के लिए होगी। लेकिन अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइंस राइजर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमें जो खुराक मिलनी चाहिए वो आपसे मिलती है। आप जितना ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करोगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है, बहुत ही सिंपल सा है। तो साइंस राइजर्स आपको भी पता है तो अब हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा, +1 क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस को। सबसे पहला चैप्टर ये है। चैप्टर का नाम आपको सभी को पता होगा, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बहुत ही सिंपल है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कुछ बच्चे राइटिंग को देख के राइटिंग पे मत जाना भी, क्योंकि राइटिंग तो देखो अगर सिलेबस को अच्छे से करना है तो धीरे धीरे ऐसी ही राइटिंग आएगी, फिर भी थोड़ी सी इंप्रूव करेंगे। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ज्यादा वो ना करवाते हुए, इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस भी उन्हीं टॉपिक्स को लेंगे जो हमारे लिए सिलेबस में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी हमें जरूरत है। उसके बाद धीरे धीरे आज की क्लास बेसिक ही रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट में जब हम पहुंचेंगे उसके बाद देखना आपको मजा आने लगेगा। ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, कहीं पे नहीं मिलेगी, ना कोई एनसीईआरटी में, ना कोई और बुक में। क्योंकि मैंने जो आपको सिलेबस प्रोवाइड करवाऊंगा, नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, वो बहुत सारी बुक से उठा रखा है। इसलिए क्या है, आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले बेसिक बेसिक जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सबसे पहला आपके पास है, बहुत ही सिंपल सा है। मैटर क्या होता है? वैसे आप ये सब चीजें पढ़ चुके हो, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो, इसलिए इनके बारे में आपको पहले भी पता है, लेकिन मैं बेसिक थोड़ा सा बता देता हूं। मैटर क्या होता है आपको पता है? मैटर के बारे में अगर हम जाने तो मैटर क्या होता है, मैटर की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है अभी, आप कोई भी चीज ले लो। मैं खुद सा का एग्जांपल लेता हूं, ह्यूमन बॉडी का एक एग्जांपल आप ले सकते हो। अगर हमें इस अर्थ पे रहना है तो रहने के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए, और हमारा कुछ ना कुछ मास भी है। तो हमारी बॉडी भी एक क्या है, मैटर है। तो इस अर्थ पे कोई भी चीज हो जिसको रखने के लिए स्पेस चाहिए और जिसका खुद का कुछ ना कुछ मास है, उसे हम मैटर बोलते हैं। तो एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत जगह सुनी होगी आपने। एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ये चीज आपने बहुत जगह सुनी होगी, हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये चीजें आपने सुनी है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये तो बेसिक सी चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ये तो सभी जगह सुनते भी हो। तो जिसका कोई ना कोई मास होता है और क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। इवन जो एयर है उसका भी कुछ ना कुछ मास होता है, वो भी स्पेस को लेती है। आप सिलेंडर में गैस डालते हो, एलपीजी सिलेंडर, उसमें भी तो गैस ही है, उसका भी कुछ ना कुछ वेट होता है, उसका भी कुछ ना कुछ क्या है, रखने के लिए उसको स्पेस चाहिए। तो इसलिए क्या, वो भी एक मैटर है। लेकिन फीलिंग्स, जैसे कि मैं कहता हूं फीलिंग्स, फीलिंग जैसे मैं किसी से हेट करता हूं, तो हेट जो कोई मैटर नहीं है।
क्योंकि ना ही उसको कोई स्पेस चाहिए ना ही, तो फीलिंग्स को हम कभी भी मैटर में नहीं रख सकते, तो ये बात याद रखना। केवल उसी चीज को मैटर में रख सकते हैं जो जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, और रखने के लिए क्या चाहिए, स्पेस। अब हम चलते हैं आगे। मैटर का आपको पता चल गया, मैटर बहुत ही सिंपल बात थी, ये तो आपको पता है। अब अगर हम मैटर की बात करेंगे तो क्या कह रहा है भाई, अगर हम मैटर की बात करते हैं तो हम मैटर की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। मैटर की क्लासिफिकेशन बोल लो। क्लासिफिकेशन, जब भी आप किसी को डिवाइड करते हो, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है उसके कितने टाइप है। जब भी आप किसी की टाइप बनाते हो तो उसके लिए क्या जरूरी होता है, किस बेस पे आप टाइप कर रहे हो, यानी कि किस बेस पे उसको बांट रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो। क्लासिफिकेशन ऐसे नहीं होती है जैसे कि मैं इस किसी चीज को बांट रहा हूं कि वो क्या है जैसे कि इसी पेन से लगा लो, ये पेन देखिए, यहां पे इसको कितने 5 टाइप से क्लासिफाई किया हुआ। अगर आप इसको लोगे तो ये देखिए थोड़ी सी बिल्कुल ही जो आपकी राइटिंग आएगी वो बिल्कुल क्या आएगी, फाइन आएगी। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो थोड़ी सी क्या हो जाती है इसकी थिकनेस बढ़ जाती है। इसको सेलेक्ट करेंगे तो और थिकनेस बढ़ जाएगी, इसको। तो ये क्या साइज के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो ये भी एक टाइप में ही आता है। उसी तरीके से मैटर को भी हम क्या करना चाह रहे हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मैटर की 2 तरीके से आप कर सकते हो। पहली जो क्लासिफिकेशन है वो होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आज का जो टॉपिक है वो मैं पहले ही कह रहा हूं बिल्कुल बेसिक रहेगा, अगले से आपके न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे। और एक बात और इंपॉर्टेंट बता देता हूं, ये एक ऐसा चैप्टर अगर ये आपको आ जाता तो केमिस्ट्री 50% आ गई, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको, क्योंकि इसमें कंसेप्ट ही इतने। और मैं ये भी कहता हूं अगर आपने ये चैप्टर मेरे साथ पूरा देख लिया तो आपको कोई कह ही नहीं सकता कि आपको केमिस्ट्री नहीं आई है, गारंटी देता हूं इस बात की मैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन होती है, यानी कि फिजिकली हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं, और एक होता है केमिकली। केमिकली हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन। लेकिन फिजिकल क्लासिफिकेशन का एक और नाम भी होता है, क्या नाम होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन को हम एक और नाम बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। और मैटर की जो स्टेट्स होती है वो कितनी होती है वो आपको भी पता है, मैटर की 3 स्टेट होती है, बहुत ही सिंपल है, आप पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, या इनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर की अगर आप स्टेट देखोगे या फिजिकल क्लासिफिकेशन देखोगे तो मैटर की स्टेट को हम देख लेते हैं। जो मैटर है वो कितने टाइप का होता है उसी को हम देख लेते हैं। तो जो मैटर होता है वो कितने टाइप का होता है, अभी 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का कौन कौन सा होता है, वैसे तो अगर आपने 9th में अच्छे से पढ़ा हो तो 5 टाइप भी पढ़ते हैं, लेकिन 3 ही पढ़ोगे भाई, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, वो आपको खुद से पता है। सबसे पहली जो स्टेट होती है सॉलिड, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा भाई इनके बारे में, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगा, बाकी आप खुद कर सकते हो ये चीजें तो, क्योंकि ये बेसिक है। दूसरी जो स्टेट होती है वो क्या होती है, लिक्विड। और तीसरी जो स्टेट होती है वो क्या होती है भाई, गैसेज। 3 स्टेट हमारे पास होती है, एक सॉलिड और एक लिक्विड, और तीसरी जो होती है वो क्या होती है, गैसेज। ये सारी बातें 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो, लेकिन पढ़ना जरूरी है, बेसिक बताऊंगा आज के चैप्टर में। तो आपके पास क्या होता है, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक क्या होता है, गैसेज। अब हमें पता होना चाहिए सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैसेज क्या होता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। सॉलिड क्या है, वैसे तो आज तक आपने सुना होगा, जिसकी शेप डेफिनेट है, साइज डेफिनेट है, वॉल्यूम डेफिनेट है, उसे हम क्या नाम देते हैं, सॉलिड। वो तो जनरल बातें हैं, वो आपको पता है। मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूं सॉलिड के बारे में। नई चीज क्या, वो सुनिए। नई चीज जो हम बताएंगे वो क्या है, आपको कभी भी सॉलिड की डेफिनेशन क्या होती है वो ध्यान से सुनना भी। अगर हम बात करें, पहले मुझे ये बताइए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट आपने सुना होगा, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सॉलिड किसमें चेंज हो जाता है, लिक्विड में। चलो अच्छी बात, अभी जो आपने सुना है वो सही सुना है, लेकिन आगे चलकर एक नई डेफिनेशन भी बताऊंगा मैं मेल्टिंग पॉइंट की, इसी चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा। अदरवाइज आप 12th क्लास में सुनोगे ज्यादा। तो मेल्टिंग पॉइंट आपने सुना है क्या होता है, जब हम सॉलिड से क्या बनाते हैं, जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये डेफिनेशन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आप नहीं लिख सकते, अगर पेपर में आ जाती है तो। इसकी और भी डेफिनेशन बताऊंगा इसी चैप्टर में, या आगे आपका एक 5th चैप्टर आएगा उसमें डिटेल में जरूर बताऊंगा। दूसरा क्या होता है, अब आपने सॉलिड से लिक्विड बना दिया, ठीक है भाई, जिस टेम्परेचर के ऊपर। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं, बिल्कुल बेसिक आपको पता होना चाहिए। एक मैंने लिया, एक ए कोई सॉलिड है, एक बी कोई सॉलिड है। ध्यान से सुनना भी, सोचना। ए का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 24 डिग्री सेल्सियस,
बी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 27 डिग्री सेल्सियस। ये अब इनके मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जब भी टेम्परेचर 24 पहुंचेगा ए लिक्विड में चेंज हो जाएगा, जब 27 पहुंचेगा बी लिक्विड में चेंज हो जाएगा, यही मतलब है। तो मुझे यह बताइए 25 डिग्री सेल्सियस अगर मैं टेम्परेचर कर दूं तो ए और बी में से कौन सा सबस्टांस लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अगर मैंने टेम्परेचर कितना कर दिया, 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो कौन सा लिक्विड में चेंज हो जाएगा, यह आप मुझे बता दीजिए। तो आपको पता है 25 जो है 24 के बाद आता है, पहले 24 आएगा उसके बाद 25 टेम्परेचर आएगा, और 24 आते ही आपको पता है ए किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। मतलब 25 पे ए लिक्विड में चेंज हो चुका होगा, लेकिन बी को पिघलाने के लिए कितना चाहिए, 27। अभी 25 ही पहुंचा है, फिर 26 पे जाएंगे, फिर 27 पे जाएंगे। तो मुझे यह बताइए अब इन दोनों में से कौन सा पिघला, कौन सा मेल्ट हुआ। तो ए मेल्ट हो चुका 25 डिग्री सेल्सियस पे। हमने 25 पे क्यों चेक किया वो देखिए, तभी मैं आपको सॉलिड की डेफिनेशन अच्छे से बता पाऊंगा। मैंने ए को ही क्यों लिया, सॉरी 25 ही क्यों लिया, क्योंकि आपने सुना होगा रूम टेम्परेचर जो होता है, रूम टेम्परेचर कितना मानते हैं अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री लैंग्वेज, कितना माना जाता है अभी 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर को माना जाता है। ये आप पढ़ चुके हो, 25 डिग्री सेल्सियस को हम रूम टेम्परेचर मानते हैं, लेकिन 25 को हम केल्विन में भी चेंज कर सकते हैं। केल्विन में कैसे चेंज करते हैं वो आपको पता है, वैसे 9th में पढ़ चुके हो, इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप 25 डिग्री सेल्सियस ही याद करो। वैसे तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर, जैसे अभी हमारे यहाँ गर्मी है तो गर्मी के दिनों में अभी टेम्परेचर 40 प्लस चल रहा है, 43 44, ऐसे नहीं होता। एक केमिस्ट्री के लैंग्वेज में स्टैंडर्ड बना दिया कि रूम का जो टेम्परेचर है नॉर्मली हम कितना मानते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने चेक किया तो ये पिघल चुका, मेल्ट हो चुका। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 25 से लो था। लेकिन ये मेल्ट नहीं हुआ क्योंकि इसका क्या था, 25 डिग्री सेल्सियस से इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। इसलिए डेफिनेशन भी आपको समझ आ जाएगी, अभी देख लेना। तो ऐसी कोई भी बॉडी या ऐसा कोई भी सबस्टांस, ऐसा कोई भी सबस्टांस जिसका भी मेल्टिंग पॉइंट, जिसका भी मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से हाई है, 25 डिग्री सेल्सियस से कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, या जिसका भी मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से आई, क्योंकि 25 को हम क्या बोल सकते हैं, रूम टेम्परेचर। तो जिसका भी मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से हाई है, ऐसे सबस्टांस को हम सॉलिड बोलते हैं। क्योंकि किसी भी सबस्टांस को सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेज है, वो कैसे चेक किया जाता है, वो हमेशा रूम टेम्परेचर पे चेक किया जाता है। मतलब उसको कितने डिग्री सेल्सियस पे चेक करते हैं, 25 पे। अगर 25 पे वो सॉलिड दिखता तो उसको सॉलिड बोलेंगे, अगर वो लिक्विड दिखता तो उसको लिक्विड बोलेंगे, अगर वो गैसेज दिखता तो उसको हम गैसेज बोलेंगे। इसलिए क्या कह रहा है, सॉलिड की डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी। जिसका मेल्टिंग पॉइंट, सोच के देखो, एक एग्जांपल और लूंगा मैं, यहां पे आइस का एग्जांपल लेता हूं। अरे आइस जो है या फिर वाटर जो है, अगर आप वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे देखोगे या 0 से लो पे देखोगे तो वो कैसा मिलेगा आपको, आइस की फॉर्म में मिलोगे। तो क्या उसको सॉलिड कहोगे, वाटर को क्या सॉलिड कहोगे, नहीं कह सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसको वाटर को हम कितने डिग्री सेल्सियस पे लेके आएंगे, 25 डिग्री सेल्सियस पे लेके आएंगे। और आपको पता 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर कभी भी आइस नहीं होता, लिक्विड होता है। इसलिए वाटर को हम कौन सी स्टेट बोलते हैं, कि वाटर कैसा होता है, लिक्विड होता है। इसलिए वाटर को हम कैसा बोलते हैं, वाटर जो वो लिक्विड है। तो लिक्विड मैंने क्यों कहा, क्योंकि मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे चेक कर रहा हूं, और 25 पे चेक करने का मतलब है रूम टेम्परेचर। और जो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है वो जीरो होते ही वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है, और 25 तक आते आते तो वो बिल्कुल ही लिक्विड हो जाएगा। इसलिए कह रहा है ऐसा कोई भी सबस्टांस जिसका मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से हाई है, मतलब रूम टेम्परेचर से हाई है। अरे मैं कह दूं, जैसे कि एक एग्जांपल बड़े पते का, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। एक गैलियम होता है और एक सीजियम मेटल, आपने ये दो मेटल सुनी होंगी, एक गैलियम मेटल और दूसरी कौन सी मेटल है, सीजियम, सुना होगा। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका होता है 302 केल्विन। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 302 केल्विन, सॉरी केल्विन में नहीं लेते हम। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 29 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस। ये होता है, ठीक है, गैलियम और सीजियम। अगर मैं क्या है प्रेजेंट में देखूं,
समर सेशन है, समर सेशन में हमारा टेम्परेचर हमेशा 30 अबो रहता है। अब ये बताओ मुझे, अगर मैं लैब में जाके सीजियम और गैलियम को देखूंगा तो कैसे मिलेंगे? सिंपल सी बात है, लिक्विड मिलेंगे। सिंपल सी बात है, कैसे मिलेंगे? ये लिक्विड मिलेंगे। तो क्या आप इनको लिक्विड बोलोगे? नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने पढ़ा मेटल में केवल एक ही मेटल लिक्विड है, और वो कौन सी मेटल होती है भाई लिक्विड? मेटल कौन सी लिक्विड होती है? कमेंट करके जरूर बताया करो, कौन सी मेटल होती है भाई? वो मरकरी मेटल होती है। कौन सी होती है? मरकरी। एक लिक्विड मेटल का नाम बताओ तो मरकरी। मरकरी को ही क्यों कहते हैं? इन दोनों को भी तो लिक्विड कह सकते हैं, क्योंकि समर सेशन में आप कभी भी देख लेना लैब में, तो ये हमेशा कैसे मिलते हैं? लिक्विड मिलते हैं। तो इनको आप लिक्विड क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट 25 से हाई है। अगर मैं इनको 25 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाऊंगा ना, तो ये 25 पे कैसे मिलेंगे आपको? सॉलिड मिलेंगे। इसलिए इन मेटल को हमेशा सॉलिड बोलते हैं, लिक्विड नहीं बोलते। अदरवाइज आप समर सेशन के अकॉर्डिंग देखो तो इनको लिक्विड बोलना चाहिए, लेकिन इनको लिक्विड नहीं बोलते। इसलिए कह रहा कोई भी सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट 25 से हाई होगा तो वो 25 पे आपको सॉलिड दिखेगा। इसलिए सॉलिड की डेफिनेशन क्या होगी? any substance having melting point above room temperature या any substance having melting point above 25 degrees Celsius, that is known as solid। उसे हम बोलते हैं solid। हो गया। एक यही था जो इंपॉर्टेंट था, बाकी चीजें आपको खुद से पता है, खुद पढ़ सकते हो। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में रख देना, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा पहले वहां तक पहुंचाइए ताकि हम आपका लाइव सेशन ले सके। लाइव सेशन जैसे जैसे आप शेयर सब्सक्राइब करोगे तो हम लाइव सेशन ले सकेंगे, यूट्यूब हमें अलाउ करेगा। फिर मैं लाइव सेशन में आप जैसे ही कोई प्रॉब्लम रखोगे हाथों हाथ सोल्व कर लेंगे। तो लाइव सेशन के लिए मैं तैयार हूं, बस आप लाइव सेशन तक पहुंचाइए, वो आपका काम है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो? बच्चों को शेयर करो, जिनको जरूरत है उनको दो। ओके, अब आप क्या करोगे भाई? पता चल गया भाई। अब क्या है, एक और इंपॉर्टेंट बात है। बाकी लिक्विड और गैस के बारे में आपको पता है भाई, गैस की कोई भी चीज फिक्स नहीं होती, ना वॉल्यूम, ना शेप, ना ही साइज। बाकी आप देख लेना, ये सिंपल सी बातें आप पढ़ चुके हो। अब क्या है, यहां पे मैटर की जो स्टेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? मैटर की जो स्टेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई? मैटर की स्टेट। अगर हम देखेंगे तो मैटर की जो स्टेट होती है वो किस पे डिपेंड करती है? मैटर की स्टेट यानी कि मैटर कैसा होगा, सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैसेज होगा, तो वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। वो दो चीज कौन कौन सी है? पहली अगर आप लोगे तो वो होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स। पहली जो होती है वो क्या होता है अभी? इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है। दूसरा जो होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है अभी? पहला जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर। दूसरा जो हमारे पास होता है वो होती है थर्मल एनर्जी। ध्यान से सुनना भी दोनों को। दूसरा जो होता है वो होता है थर्मल एनर्जी। जो चीजें बोल रहा हूं ना उनको ध्यान से सुना करो बस। दूसरी जो होती है वो होती है थर्मल एनर्जी। इन दो चीजों के ऊपर मैटर की स्टेट डिपेंड करती है। मैटर सॉलिड में मिलेगा, लिक्विड में मिलेगा या गैसेज में। क्यों? इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब क्या होता है पहले सुनिए। जब भी आप कोई भी मैटर लेते हो, मैं ये एक एग्जांपल लिया, आप सॉलिड लो, लिक्विड लो, गैस लो, कुछ भी लो, उसके अंदर हमेशा क्या है? पार्टिकल्स होते हैं। इस तरीके से पार्टिकल्स होते हैं भैया। ये आपके पास कोई सॉलिड है तो उसके पार्टिकल इस तरीके से क्लोजली पैक्ड होते हैं, ऐसे होते हैं भैया, बिल्कुल क्लोज पैक्ड होते हैं। तो बिल्कुल क्लोज पैक्ड हैं तो आपके पास ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। मतलब इन पार्टिकल के बीच में आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, और इसी फोर्स को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर यहीं पे, ये तो सॉलिड का बना है, अगर गैस लिक्विड होते तो ये पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होते। अगर ये पार्टिकल दूर दूर है तो ये आपको भी पता है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा वीक हो जाएगा। और अगर हम गैसेज को देखेंगे तो गैसेज के पार्टिकल तो और भी दूर दूर होते हैं, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल वीक है। तो आपसे कोई पूछे सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन के बीच में होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो हमारे पास किन के बीच में होता है? सॉलिड में। सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल क्लोज पैक्ड होते हैं। उसके बाद जो लिक्विड होते हैं उसके पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होते हैं, तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है थोड़ा सा वीक होता है। गैसेज में बिल्कुल ही वीक होता है। ये है, तो इसे बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। दूसरा हमारे पास क्या है? थर्मल एनर्जी। ये वो एनर्जी है जिसके द्वारा पार्टिकल्स दूर दूर किए जाएंगे। इन पार्टिकल्स को, अब ये अट्रैक्टेड है, इन पार्टिकल्स को अगर मुझे इस तरीके से सेपरेट करना है तो सेपरेट करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत है उस एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं?
थर्मल एनर्जी, तो दो एनर्जी हैं, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स जो पार्टिकल को क्लोज पैक्ट करता है, और जो थर्मल एनर्जी है वो पार्टिकल्स को क्या करता है, सेपरेट। अब मुझे एक बात बताओ, थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्स किस पे डिपेंड करते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा। अब एक बात बताओ, पहले बाद में देखेंगे, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई हुए तो सीधी सी बात है वो सबस्टेंस कैसा होगा, सॉलिड होगा। वो सबस्टेंस कैसा होगा, सॉलिड। इसका मतलब वहां पे थर्मल एनर्जी की वैल्यू लो होगी, क्योंकि थर्मल एनर्जी तो पार्टिकल को दूर दूर करेगा। अगर हम ये कह दें कि इंटरमोलिकुलर फोर्स की वैल्यू हाई है, इसका मतलब वहां पे थर्मल एनर्जी लो होगी, तो पार्टिकल क्या होंगे, नजदीक नजदीक होंगे। तो सीधी सी बात है, अगर मैं ये कह दूं थर्मल एनर्जी लो है और इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई है, इसका मतलब यह है तब आपका जो सबस्टेंस होगा वो कैसा होगा, सॉलिड होगा। अगर मैं उल्टा कर दूं, क्या कर दूं, अगर इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो लो हो जाए और आपकी थर्मल एनर्जी हाई हो जाए, थर्मल एनर्जी कैसी हो जाए, हाई। हाई का मतलब है पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। अगर थर्मल एनर्जी बहुत ही हाई है तो आपका सबस्टेंस कैसा होगा, गैसीय स्टेट में, क्योंकि बहुत हाई होने पर पार्टिकल बहुत दूर दूर, और बहुत दूर दूर किसके होते हैं, हमने पढ़ लिया गैसेस के होते हैं। किसके होते हैं, गैसेस के होते हैं। तो थर्मल एनर्जी और इनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई है तो कह देना सॉलिड होगा, थर्मल एनर्जी हाई है तो गैसेज होगा। अगर इंटरमोलिकुलर थोड़े से हाई है, थर्मल एनर्जी भी थोड़ी सी हाई है, तो बीच में एग्जिस्ट करेगा, तब आपका कैसा होगा, लिक्विड। अब ये दोनों चीजें किस पे डिपेंड करती है, किसकी वैल्यू हाई कब होगी, ये दोनों डिपेंड करती हैं, बोथ दीज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अपने साथ साथ नोट्स भी बना लेना भी, मैं भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो बोर्ड पे एक्सप्लेन होती हैं, लेकिन मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, शायद उसमें ना मिले, इसलिए कह रहा हूं आप हमेशा नोट्स को साथ साथ बना लीजिए। जो मैं सेंड करूंगा वो भी देख लेना, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आज ही ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को, साइंस राइजर्स के नाम से ही है, लिंक भी है, हो जाएगा भाई। टेम्परेचर, अब मुझे एक बात बताओ, सोचने की है ही नहीं चाहता। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये कह दूं आपका जो टेम्परेचर है वो हाई है, हाई टेम्परेचर का क्या काम होता है भाई, हाई टेम्परेचर का काम होता है अट्रैक्शन को तोड़ना और पार्टिकल को दूर करना। पार्टिकल को दूर करेंगे मतलब थर्मल एनर्जी कैसी हो जाएगी भाई, उसकी थर्मल एनर्जी कैसी हो जाएगी, उसकी हाई। टेम्परेचर हाई, थर्मल एनर्जी हाई, और थर्मल एनर्जी हाई अभी अभी पढ़ा था, ये पढ़ा था, तो वो कैसा होगा, गैस होगा। लेकिन क्या कह रहा है, लेकिन अगर टेम्परेचर आपका लो हो गया, टेम्परेचर हमारा कैसा हो गया, लो हो गया, अगर टेम्परेचर आपका लो हो गया तो सीधी सी बात है, सोचने की बात है ही नहीं, वहां पे थर्मल एनर्जी तो लो हो जाएगी और इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई हो जाएंगे, और इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई हो गए तो वो कैसा होगा, सॉलिड। और एग्जांपल दूं अब इसका, ये लीजिए फिर एग्जांपल इसका, इसका एग्जांपल मैं वाटर ही ले लेता हूं। अगर मैं वाटर के केस में टेम्परेचर लो करता गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, फिर -1 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, तो आपका क्या बन जाएगी, आइस, यानी कि वाटर कैसा बन जाएगा, सॉलिड। हो गया ना। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हाई करते हैं, आपको भी पता है, 0 से ऊपर जाता जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो क्या होते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको पता थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, तो वो पहले लिक्विड में आ जाएगा। उसके बाद अगर मैंने और टेम्परेचर को बढ़ा दिया, कितना कर दिया, करते करते मैंने 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, और आपको पता 100 पे वाटर बॉयल होता है और किस में चेंज होता है, गैसेज में। देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल एनर्जी क्या हो गई आपकी, हाई हो गई। तो ये पता चल गया अभी, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी पूछी जा सकती हैं ऐसी चीजें, मैं बताऊंगा सब कुछ जहां पे नीट से क्वेश्चन आया हुआ और कौन सा क्वेश्चन आया हुआ। ओके, अगला अब हम देखते हैं, ये तो था भाई सॉलिड, लिक्विड और गैसेज के बारे में। अब अगर हम देखें तो हमारे पास अब है केमिकल क्लासिफिकेशन या मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जो क्लासिफिकेशन है मैटर की, वो मैक्रोस्कोपिक या बल्क लेवल पे जो क्लासिफिकेशन है या केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अगला जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन या मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर क्लासिफिकेशन या बल्क क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ बल्क लेवल या ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक लेवल, लिख लेना ये, ऑन द बेसिस ऑफ बल्क लेवल या ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक लेवल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर या केमिकल क्लासिफिकेशन। मैंने सारी आपको बता दी, लिख लेना। अब क्या है भाई, केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे जो सबस्टांसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है प्योर सबस्टांस और
SUB यूज करूंगा सबस्टांस के लिए। और दूसरा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है भाई, दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है मिक्सर। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन इट इज ऑफ टू टाइप, प्योर सबस्टांस एंड मिक्सर। अब पहले हम देखेंगे प्योर सबस्टांस को, पहले हम किसको देखेंगे भाई, प्योर सबस्टांस को देखेंगे। अगर मैं प्योर सबस्टांस की बात करूं तो सीधी सी बात है, विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, सबस्टांस विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, जिसके अंदर केवल एक ही टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट है, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड प्योर सबस्टांस। अरे एक ही सबस्टांस, एक ही टाइप के होंगे, एग्जांपल आपके सामने है, कैसे है देखिए। अरे मान लेते हैं मैंने ये सैंपल लिया किसका, O2 का, किसका लिया भी, इसके अंदर O2 गैस प्रेजेंट है। तो O2 का मतलब ये नहीं है एक ही O2 का पार्टिकल, इसमें अनलिमिटेड, अभी तो बताया था इसके अंदर बहुत सारे अनलिमिटेड अमाउंट में केवल और केवल किसके पार्टिकल प्रेजेंट है, O2 के पार्टिकल प्रेजेंट है। तो सभी पार्टिकल एक जैसे हुए या नहीं हुए, तो ऐसे सबस्टांस को हम क्या नाम देते हैं भाई, प्योर सबस्टांस नाम देते हैं। ऐसे सबस्टांस को हम क्या नाम देते हैं, प्योर सबस्टांस नाम देते हैं। ओके, तो ये था प्योर सबस्टांस। जनरल लाइफ में जो बच्चे पढ़ते होंगे उनको भी बताता हूं, कई जगह प्योर सबस्टांस में भी गड़बड़ करते हो। क्या गड़बड़ करते हो, मिल्क कह दिया जाए आपको, मिल्क क्या एक प्योर सबस्टांस है, बिल्कुल नहीं है भाई। आप कहते हो अगर कोई जिसके यहाँ पे भैंस रखते हैं, गायें रखते हैं, तो गाय का निकाला था अभी अभी, बिल्कुल प्योर है। अरे प्योर तो वो पता किस लैंग्वेज में, वो हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में है, आपस की बातचीत में है। रियल में मिल्क प्योर नहीं होता, मिल्क तो एक मिक्सर है। क्यों, मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मिल्क के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, मिल्क के अंदर आपको पता प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मिल्क के अंदर फैट प्रेजेंट होता है, मिल्क के अंदर शुगर प्रेजेंट होता है। तो ये देखो इतनी चीजें मिली हुई हैं तब मिल्क बनता है। तो मिल्क कोई प्योर सबस्टांस नहीं है भी, याद रखना। तो प्योर तो जिसमें एक ही टाइप के होंगे, वो तो जनरल लैंग्वेज में बोलने में है। तो जिसमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, प्योर सबस्टांस। मिक्सर, मिक्सर पूरी डिटेल में हम आपको 12th क्लास में मैंने बताया था, वहां पे आपको वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, वो भी मिक्सर के बारे में पूरी डिटेल में है। जैसे ये फर्स्ट पार्ट पढ़ोगे, सेकंड पार्ट में आपको मिक्सर का ही प्रोवाइड करवाऊंगा, पूरी डिटेल में प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके, अब हम क्या प्योर सबस्टांसेस के आगे टाइप देख लेते हैं। प्योर सबस्टांस जो होते हैं, प्योर सबस्टांस आगे चलकर कितने टाइप के होते हैं अभी, प्योर सबस्टांस आगे चलकर दो टाइप के होते हैं। प्योर सबस्टांस कौन कौन से होते हैं अभी, पहला जो होता है वो होता है एलिमेंट। प्योर सबस्टांस इज फर्दर ऑफ टू टाइप, पहला जो होता है वो होता है एलिमेंट, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, कंपाउंड। दूसरा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड। सेकेंड वन इज कंपाउंड, फर्स्ट इज एलिमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम एलिमेंट और कंपाउंड की बात करते हैं तो ध्यान से सुनना भाई एक बात, एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं फिर हम देखेंगे इनके बारे में भी डिटेल में पूरा। एलिमेंट और कंपाउंड हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। पहले हम एलिमेंट और कंपाउंड की बात करते हैं। एलिमेंट क्या होता है, वही अभी किसकी टाइप है, ये प्योर सबस्टांस। तो इट इज ए प्योर सबस्टांस, ये तो हमें पता है ये क्या अभी एक प्योर सबस्टांस है, ये क्या अभी एक प्योर सबस्टांस है। ठीक है, अभी ये एक प्योर सबस्टांस है। अब हमें पता है ये क्या है, एक प्योर सबस्टांस है, इट इज ए प्योर सबस्टांस, ये एक प्योर सबस्टांस। अभी ये बात याद रखना, ये एक प्योर सबस्टांस है, क्योंकि प्योर सबस्टांस की टाइप है। प्योर सबस्टांस विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जिसके अंदर केवल एक ही टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट हो गए, या विच इज मेड अप ऑफ ओनली बाय वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जो केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा। विच इज फॉर्म्ड by only one type of particle, only one type of particle, by only one type of particle, जो केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा। लेकिन दूसरी खासियत क्या होगी, एक और खासियत क्या होगी इसकी, एक ही टाइप के पार्टिकल से तो मिलकर बना हुआ होगा, दूसरी क्या होगी, एंड कैन नॉट बी फर्दर डिकम्पोज, एंड कैन नॉट बी फर्दर डिकम्पोज, कैन नॉट बी फर्दर डिकम्पोज, जिसको हम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते इनटू सिंपल पार्टिकल्स।
कैन नॉट बी फर्दर डिकम्पोज इनटू सिंपल पार्टिकल्स। क्या मतलब है अभी, जब मैं एलिमेंट और कंपाउंड दोनों की डेफिनेशन लिख दूंगा और समझा दूंगा ना, तब आपको पता चल जाएगा भाई क्या मतलब है इसका, जिनको हम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। क्या मतलब है, इस चीज को ध्यान से सुनना, इसलिए कह रहा हूं बारीकी से सुनो पहले, जैसे जैसे सिलेबस चलता जाएगा उसके बाद आपको मजा आने लग जाएगा। क्या मतलब अभी, जैसे कि मान लेते हैं मैंने ये कोई सैंपल लिया और इसके अंदर केवल और केवल किसके पार्टिकल प्रेजेंट है, सोडियम के। एक सैंपल लिया सोडियम का और इसमें केवल और केवल किसके पार्टिकल प्रेजेंट है, सोडियम के। अगर मैं अब ये चाहूं कि ये सोडियम जो है, ये सोडियम अगर हम चाहे, क्या ये सोडियम टूट सकता है? बिल्कुल नहीं टूट सकता, क्योंकि सोडियम एक एटम है और आप इसको नहीं तोड़ सकते, इसको आप नहीं तोड़ सकते। तोड़ोगे तो इसमें से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इनको आप एटम से अलग नहीं कर सकते। अगर इनको अलग कर दिया तो आपका एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और आपने सुना एटम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। उसी तरीके से मान लेते हैं मैंने ये N2 के पार्टिकल्स लिए, N2 के पार्टिकल्स लिए, ये भी क्या, आप इनको भी नहीं तोड़ सकते, ये भी एक एलिमेंट है। इसमें से क्या है, अगर आप चाहो क्या नाइट्रोजन को तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते। तोड़ोगे तो फिर से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको भी हम नहीं तोड़ सकते। अगर नहीं तोड़ सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये एक एलिमेंट है, ये भी क्या एलिमेंट है। हो गया। अब मैं कंपाउंड लेता हूं दूसरा, एक बार कंपाउंड की ओर सुनिए फिर देखेंगे। दूसरा हम लेते हैं कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड क्या कह रहा है अभी, कंपाउंड के बारे में भी सुन लेते हैं। कंपाउंड क्या कहता है, कंपाउंड कहता है ये कब बनता है, जब हम क्या करेंगे, जब हम क्या करते हैं भाई, ये कब बनता है, कंपाउंड को बनाएंगे कब बनेगा, जब हम दो या इससे ज्यादा एलिमेंट, दो या इससे ज्यादा एलिमेंट, टू और मोर देन टू एटम्स या एलिमेंट, टू और मोर देन टू एटम्स या एलिमेंट, दो या इससे ज्यादा एलिमेंट को अगर हम ले लेते हैं, दो या इससे ज्यादा हम किसको लेंगे, एटम्स को लेंगे, टू और मोर देन टू और मोर देन टू एटम्स। लेकिन वो एटम्स किसके होंगे, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। कोई भी दो या इससे ज्यादा एलिमेंट लो भाई, आप एलिमेंट पढ़ चुके हो, मैं एक बार एलिमेंट ले लेता हूं फिर पूरे को एक साथ भी बताऊंगा। मान लेते हैं मैंने क्या किया, एक एग्जांपल सुनिए, मैंने एक नाइट्रोजन का एलिमेंट ले लिया और दूसरा कौन सा ले लिया, हाइड्रोजन। या फिर क्या करो, इसको छोड़ो क्योंकि आपके लिए इजी रहेगा थोड़ा सा। क्या करो, आपने एक हाइड्रोजन का एलिमेंट ले लिया और एक किसका ले लिया, ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन एलिमेंट का हाइड्रोजन एटम लिया, ऑक्सीजन एलिमेंट का ऑक्सीजन एटम। दोनों को अगर हम क्या करते हैं, एक फिक्स रेशो में जोड़ लेते हैं, दोनों को अगर हम क्या करते हैं, एक फिक्स रेशो में जोड़ लेते हैं। ये लीजिए अभी फिक्स रेशो में जोड़ लेते हैं। फिक्स रेशो में जोड़ोगे तो यहां पे क्या बनता है, H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O। फिक्स रेशो का मतलब पता क्या होता है, यहां पे हाइड्रोजन कितना है, दो है। एक हाइड्रोजन का मास एक होता है, मास नंबर याद कर लो भाई, 9th में भी याद किए होंगे, 10th में भी। हाइड्रोजन का मास नंबर एक है तो दो हाइड्रोजन का दो हो गया। और ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है, 16। किस रेशो में जुड़े हैं ये, 1:8। ये रेशो हमेशा फिक्स रहेगी। जब हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम्स जुड़कर वाटर बनाएंगे ना, तो हमेशा इसी रेशो में जुड़ेंगे, किसी भी कभी भी जोड़ लेना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़कर अगर वाटर बनाएंगे तो इसी रेशो में जुड़ेंगे। तो ये जो रेशो है ये क्या हो गई, फिक्स्ड रेशो हो गई। जब दो या इससे ज्यादा एलिमेंट को आपने फिक्स्ड रेशो में जोड़ा तो क्या बन गया, ये एक कंपाउंड बन गया। अभी ये एक कंपाउंड बन गया, ये क्या बन गया, अभी एक कंपाउंड बन गया है। ये आपका क्या बन चुका है, एक कंपाउंड बन चुका है। अब देखिए इसमें क्या है, एक से ज्यादा एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब मैं आपको दिखाता हूं, मैंने आपको क्या बताया था। अब देखिए भी ध्यान से, एलिमेंट में और इसमें क्या बताया था, देख लीजिए एक बार। एलिमेंट में तो क्या बताया था, कैन नॉट बी फर्दर डिकम्पोज विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, जिसमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल है। आपने नाइट्रोजन लिया, केवल नाइट्रोजन के पार्टिकल थे। सोडियम लिया, केवल सोडियम के पार्टिकल थे। लेकिन अब यहां पे देखिए, जब आपने कंपाउंड पढ़ा तो दो या इससे ज्यादा एटम्स लिए। कौन कौन से, एक हाइड्रोजन का एटम, एक ऑक्सीजन का। क्या इसमें ऐसा था, नहीं था। अब आप अगर इनको वापस तोड़ना चाहो, वाटर को वापस तोड़ना चाहो, तो ये टूट जाएगा किसमें, H2, और इसमें से क्या निकल जाएगा,
जाएगा O2, वापस निकल जाएंगे या नहीं निकल जाएंगे? अरे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो गए या नहीं हो गए? क्या इनको आप तोड़ सकते थे? ऐसे नहीं तोड़ सकते थे, क्योंकि इनको तोड़ने पर तो क्या मिल रहा था? इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, प्रोटॉन मिल रहे थे और न्यूट्रॉन। लेकिन इनको तोड़ोगे तो आपको जो दो जिन एटम से मिलकर बना हुआ था वो एटम्स अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए कंपाउंड जब भी बनता है, 2 और मोर देन 2 एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन definite proportion, combine in definite proportion, then they form the compound, then they form molecule of a compound। ये जो बन गया ना, एक मॉलिक्यूल बन गया। कौन से कंपाउंड का? वाटर कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल बन गया, या एक क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। ये था भी आपके पास एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट में केवल एक ही टाइप के पार्टिकल है, इसमें एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल फिक्स रेशो में कंबाइन होकर आपस में बॉन्ड बना लेते हैं भी। अगर उन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया तो एक और चीज भी बताऊंगा, ये आपस में बॉन्ड बना लिया। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने इस तरीके से आपस में बॉन्ड बना लिया। पहले ये अलग अलग थे, अब क्या हुआ? हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ, उधर से भी हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ, 10th क्लास में पढ़ा है, ये बॉन्ड बना लिया, तब जाके ये क्या बना है? आपका कंपाउंड बना है। बताइए अब कुछ पूछना हो तो। देखो मैंने अब पूछा, बताइए क्या कुछ पूछना हो तो। अगर लाइव सेशन होता तो आप पूछते सर नहीं क्लियर हो गया या डाउट हो गया, तो तब कंपाउंड बनता है। अब कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स में भी एक डाउट है, ये नेक्स्ट वीडियो जब भी स्टार्ट करूंगा तो इसमें थोड़ा सा बताऊंगा। कंपाउंड और मॉलिक्यूल दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या वो मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते ही बताऊंगा। उससे पहले आपको मिक्सर, अगर मैंने क्या किया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया था, जैसे हाइड्रोजन और किसको मिलाया? ऑक्सीजन को, तो इन्होंने मिलकर बना दिया H2O, क्योंकि इनमें बॉन्डिंग हो गई, तब तो बन गया कंपाउंड, क्योंकि इन दोनों ने आपस में रिएक्शन की। अगर ये रिएक्शन नहीं करते ना आपस में, तो जो बनाते उसे हम क्या नाम देते? मिक्सर। तो आगे का जो आप पढ़ोगे सेकंड पार्ट में, पहले मिक्सर के बारे में पढ़ोगे, और मिक्सर के बाद हम फिर वापस आएंगे हमारे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड के ऊपर, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। आपको रेगुलरली अब वीडियो मिलती रहेंगी, 5 डे एक वीक में। सैटरडे को आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, संडे आप उनको सोल्व कर लो, सैटरडे को सोल्व कर लो, कोई डाउट है तो रखो। इसी तरीके से आपको रेगुलरली सिलेबस मिलता रहेगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है आपकी सपोर्ट से। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।